नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल बातें कानून की पे। साथियों, बातें कानून में हम लोग एक नई सीरीज शुरू कर चुके हैं, जिसका आप लोगों ने पहला वीडियो अगर नहीं देखा है तो आप जाकर देख सकते हैं, जो कि हमारा भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023, जिसका हमने इंट्रोडक्शन और डिफिनीशन क्लास जो है वो पहले के लेक्चर में हम लोग कवर कर चुके हैं, जिसमें हमने कम्प्लीटली हर चीज़ को अच्छे से बताया हुआ है। जितनी भी डिफिनेशन, चाहे वो फैक्ट इशू या इशू फैक्ट इशू या फैक्ट हो, मे प्रिज्यूम, सेल प्रिज्यूम, डॉक्यूमेंट, कंक्लूसिव प्रूफ, इन सारी चीज़ों को हमने बहुत ही डिटेल में कवर किया हुआ है। और इसके अगर आपने वो वीडियो में देखा तो आप जाकर देख सकते हैं। आज हम लोग इसका जो चैप्टर सेकंड यानी पार्ट 2 है, हमारे जो भारतीय साक्ष्य अधिनियम का पार्ट 2, जिसमें चैप्टर सेकंड रेलेवेंसी ऑफ फैक्ट से जो संबंधित है, तो हम लोग इस चैप्टर को शुरू कर रहे हैं। देखिए, जो रेलेवेंसी ऑफ फैक्ट है, ये हमारा जो सेक्शन 3 है, इससे शुरू होता है। 3 से लेके 50 तक, यानी 3 से लेके 50 तक रेलेवेंसी के बारे में बात की गई है कि यानी रेलेवेंसी होती क्या है। सबसे पहले आपको इन चीज़ों के बारे जानना है। और हमारा जो भारतीय साक्ष्य अधिनियम है, इसमें पूरी तरीके से प्रोवाइड कर दिया गया है कि क्या चीज़ रेलेवेंट है, यानी कि जो भी जितने भी तरीके के एविडेंस आप कोर्ट में देते हैं किसी भी मामले में, वो सारी चीज़ें क्या होती हैं, फैक्ट इशू यानी फैक्ट इन इशू और रेलेवेंट फैक्ट जो होते हैं उनसे जुड़े हुए होते हैं। तो इन सब को जानने से पहले हम लोग को ये जानना है कि रेलेवेंसी होती क्या है। देखिए, रेलेवेंसी का अगर सिंपल सा हम आपको मतलब बताएं, रेलेवेंसी का मतलब होता है कि जैसे कोई व्यक्ति जब कोई कार्य करता है, तो वो जो कार्य करता है, तो वो जो कोई भी कार्य अगर कोई व्यक्ति कर रहा है, तो वो कार्य ऐसा नहीं कि कोई अपने आप में इंडिविजुअल वर्क होता है। जो वर्क होता है वो किसी न किसी चीज़ से क्या होता है, कनेक्ट में जुड़ा हुआ होता है। मान लीजिए अगर कोई व्यक्ति, जैसे किसी व्यक्ति का अगर मर्डर भी करने जा रहा है, तो ऐसा नहीं है कि वो सिर्फ मर्डर करेगा। मर्डर करने से पहले क्या करेगा, प्रिपरेशन करेगा, मौका तलाशेगा कि किस टाइम मर्डर करना है, उसके अंदर एक मोटिव होगा, उसकी तैयारी करेगा, हथियार जुटाएगा, एक तरह का उसका इंटेंशन होगा, और मारने का कुछ ना कुछ रीजन होगा। तो ये सारी चीज़ें क्या होती हैं, किसी फैक्ट इशू में क्या होती हैं, रिलेवेंट होती हैं। तो जो कोई व्यक्ति मर्डर करता है, मान लीजिए कोई व्यक्ति किसी घर में घुसकर मर्डर करने जा रहा है, तो मर्डर तो करने हो जा रहा है, लेकिन अगर वो उसके घर में एंट्री कर रहा है तो किस तरीके से एंट्री कर रहा है। मान लीजिए कि वो खिड़की से घुस हुए जा रहा है, एक तरीके से क्या कर रहा है, वो हाउस ब्रेकिंग कर रहा है, उसके घर में रात में घुस रहा है, तो हाउस ब्रेकिंग नाइट में कर रहा है, आफ्टर सनसेट या बिफोर सनराइज कर रहा है। तो ये सारी चीज़ें क्या है, रेलेवेंट होती हैं। तो उसी के बारे में हमारा जो सेक्शन 3 से लेके सेक्शन 50 तक रेलेवेंसी के बारे में बात की गई है, और क्या क्या चीज़ें रेलेवेंट है, और जो चीज़ें रेलेवेंट है उसी का आप साक्ष्य जो है आप कोर्ट में दे सकते हैं। ऐसा नहीं कि आप मनमानी तरीके से कुछ भी लाएंगे कोर्ट में पेश करेंगे तो वो एडमिसिबल हो जाएगी, ऐसा नहीं है। वही चीज़ें एडमिसिबल होती हैं कोर्ट में जो क्या होती हैं, रेलेवेंट होते हैं किसी फैक्ट इन इशू से। और उनका जो कोर्ट के पास पावर होती है कि उसको क्या करता है। देखिए, जो हमारा इंडियन एविडेंस एक्ट है इसीलिए बनाया गया है, क्योंकि ये अगर ये एविडेंस एक्ट नहीं रहेगा तो इससे क्या होगा कि मनमानी तरीके से लोग कुछ भी एविडेंस लेके पहुंच जाएंगे कोर्ट में, और कोर्ट को डिटरमाइन करना पड़ेगा, तो टाइम उसका खराब होगा। वैसे भी आज के समय में जुडिशरी के ऊपर इतना बर्डन है कि वो इन सारी चीज़ों को क्या करता है, इनसे बचने चाहता है। तो वो हमारा इंडियन एविडेंस एक्ट जो है, ये जो है 1872 में ही बनाया गया था, जो कि अब 2023 में इसको रिप्लेस कर दिया गया है, तो भारतीय साक्ष्य अधिनियम के नाम से। हालांकि जैसे ब्रिटेन वगैरह जैसे देश हैं, वहाँ पे इंडियन एविडेंस नहीं एक्ट नहीं है। उसका रीज़न क्या है कि वहाँ की जो सोसाइटी है वो बहुत ही वो डेवलप जो नेशन है, और वहाँ पे लोग बहुत ही क्या है, समझदार तरीके से, एक तरीके से कि हमारे यहाँ क्या है कि अभी अशिक्षा एक तरीके से है, और उतना बहुत ज़्यादा वो नहीं है, इसलिए कि इन सब चीज़ों से बचने के लिए कि मनमाने तरीके से लोग एविडेंस वगैरह कुछ नहीं लेके आएंगे, इन सब चीज़ों से बचने के लिए, जुडिशरी का टाइम बचाने के लिए ये फ्रेम किया गया है। और ये इसके बारे में हम लोग आज जानने वाले हैं, और एक एक करके हम सेक्शन के बारे में पढ़ते चलेंगे और देखेंगे कि क्या क्या चीज़ें सेक्शन में बताई गई हैं। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारा सेक्शन कौन सा है, सेक्शन 3। सेक्शन 3 क्या कहता है कि एविडेंस में भी गिवन ऑफ फैक्ट इन इशू और रेलेवेंट फैक्ट, यानी कि सेक्शन 3 जो है सिंपल सी बात करता है कि आप एविडेंस किन किन चीज़ों का दे सकते हैं। एविडेंस आप उसी चीज़ का दे सकते हैं जो क्या है, फैक्ट इन इशू हो और क्या हो, या रेलेवेंट फैक्ट हो। आप अदरवाइज कोई भी एविडेंस पेश नहीं कर सकते हैं। और इसका लाइन पड़ेगा, एविडेंस में बी गिवन इन एनी सूट और प्रोसीडिंग ऑफ द एग्जिस्टेंस और नॉन एग्जिस्टेंस ऑफ
एवरी फैक्ट इन इशू एंड सच इशू एंड ऑफ सच अदर फैक्ट एज आर हेयर इन आफ्टर डिक्लेयर टू बी रेलिवेंट एंड ऑफ नो अदर्स। यानी कि देखिए कि कोई भी जब किसी भी न्यायालय जब किसी भी मान लीजिए बात को सुन रहा है, किसी भी केस को सुन रहा होता है, तो उसमें जो एविडेंस प्रोड्यूस किए जाते हैं वो क्या होते हैं, फैक्ट इन इशू से जुड़े हुए होते हैं या रेलेवेंट होते हैं, वही जो है वो कोर्ट में प्रोड्यूस किए जाएंगे, अन्यथा किसी भी प्रकार का एविडेंस कोर्ट में नहीं दिया जाएगा। ठीक है, इसके अगर हम लोग कुछ इलस्ट्रेशन देखें तो इलस्ट्रेशन लिखा हुआ है, मान लीजिए जैसे कि ए है, ए एक्यूज्ड ऑफ मर्डरिंग बी बाय शूटिंग हिम, यानी कि ए के ऊपर मान लीजिए चार्ज लगा हुआ है, उसने क्या किया है, बी का मर्डर किया है। कैसे किया है, शूट किया, मतलब जो गोली मारी हुई है। तो फैक्ट इशू इसमें क्या है, फैक्ट इशू का मतलब होता है सेंट्रल पॉइंट जिस पे पूरा का पूरा केस टिका हुआ है, सेंट्रल पॉइंट आप देखिए, जैसे सेंट्रल डिड ए शूट बी, मतलब क्या ए ने ही बी को गोली मारी है। दूसरा क्या है, डिड ए इंटेंट टू कॉज बीच डेथ, और बी को गोली मारने का ए का इंटेंशन क्या था, क्या उसकी डेथ कायद करना बी का इंटेंशन था, या ये बहुत सारी चीज़ें हो गई। जैसे आप देखिए, अब फैक्ट इशू क्या है कि जैसे ए ने बी को गोली मारी, शूट के द्वारा मारा, ठीक है, लेकिन अब इसमें देखिए कई सारी चीज़ें एराइज हो रही हैं कि ए का इंटेंशन क्या था बी को गोली मारने का, क्या वो अपने प्राइवेट डिफेंस में गोली चलाया है, या उसका इरादा बी को मारने का था। ठीक है, ये सारी चीज़ें क्या है, रेलेवेंट हो रही धीरे धीरे। अब देखेंगे जैसे अब किसी ने ए को बी को गोली मारते हुए देखा या नहीं देखा, जहाँ पे बी को गोली लगी वहाँ सीसीटीवी कैमरा लगा था या नहीं लगा था, अगर लगा था तो उसकी कैमरा उस टाइम पे ऑन था कि नहीं। ठीक है, ऐसी चीज़ें क्या है, रेलेवेंट है। और ये जितनी चीज़ें रेलेवेंट हैं, जो जो चीज़ें रेलेवेंट हो रही हैं, मान लीजिए किसी ने गोली की आवाज़ सुनी, ये क्या है, रेलेवेंट फैक्ट है। तो जिस व्यक्ति ने सुना है उस आवाज़ को अपने कानों से, वो कोर्ट में आके एविडेंस दे सकता है, यानी गवाही दे सकता है कि हाँ साहब मैंने एक मतलब गोली की आवाज़ सुनी थी। या किसी ने ए के हाथ में अगर गन देखी थी तो वो दे सकता है कि हाँ हमने ए के हाथ में गन देखी थी, लहराते हुए गन गया था, जहाँ बी खड़ा था वहीं गया था। इन सब चीज़ों के बारे में क्या सकता है, गवाही दे सकता है। लेकिन कोई अन्य व्यक्ति जिसको ना तो उसके बारे में पता है कि ना उसने एक हाथ में बंदूक देखी है, बस वो मान लीजिए नॉर्मली सा ए का कोई एनिमी टाइप पर, समझ लीजिए वो ए का दुश्मन है, अब वो चाहता है कि ए को बी की हत्या की सज़ा मिल जाए। अब वो कोर्ट में कहता है हाँ साहब इसका तो क्रिमिनल इंटेंट ही है, ये सबको मारता ही फिरता है, तो इसको सजा दी जाए। मतलब आप ये कह सकते हैं, नहीं कह सकते। वही व्यक्ति गवाही दे सकता है जिसने अपने सेंसस के द्वारा यानी कि कान के द्वारा सुना है या आंख से देखा या उसकी आवाज़ सुनी है, वही व्यक्ति क्या दे सकता है, एविडेंस दे सकता है। अदर कोई व्यक्ति एविडेंस नहीं दे सकता है। सेक्शन 3 सीधा सीधा यही बात करता है कि एविडेंस केवल फैक्ट इशू और रेलेवेंट फैक्ट का ही दे जाएगा। रेलेवेंट फैक्ट मतलब होता है जो चीज़ें जुड़ी हुई है। फैक्ट इशू क्या है, फैक्ट इशू वो पॉइंट है मेन, जैसे हमने देखा है ए सेंट्रल पॉइंट ऑफ द केस होता है कि क्या ए ने बी को मारा, ए फैक्ट इशू है। रेलेवेंट क्या देखिए, ए विटनेस सा फ्लीटिंग द सीन शॉर्टली आफ्टर द साउंड ऑफ द गन की आवाज़ सुनी थी, बुलेट फ्रॉम द एज गन वाज फाउंड द सीन, ए के जो गन है बुलेट वहाँ पर क्राइम सीन पे पाई गई वो एक गन की थी। ये सब क्या है, ये सब रेलेवेंट है। तो सेक्शन 3 सिंपल सी बात करता है कि आप जो है एविडेंस एक्ट यानी कि भारतीय साक्ष्य अधिनियम में कोई भी आप एविडेंस देने जा रहे हैं तो वह तो या तो वो एविडेंस फैक्ट इशू से जुड़ा हुआ होना चाहिए या तो रेलेवेंट फैक्ट से जुड़ा हुआ होना चाहिए। अन्य किसी चीज़ का आप एविडेंस कोर्ट में प्रोड्यूस नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो सेक्शन 3 आप समझ गए होंगे। अब सेक्शन 4 के बारे में हम लोग देखने वाले। सेक्शन 4 किस बारे में बात करता है, सेक्शन 4 देखते हैं क्या है। सेक्शन 4 बात करता है रेलेवेंसी ऑफ फैक्ट फार्मिंग पार्ट ऑफ सेम ट्रांजेक्शन। देखिए सेक्शन 4 बेसिकली बताता है कि रेलेवेंसी जो होती है फार्मिंग पार्ट ऑफ सेम ट्रांजेक्शन, तो यानी कि एक ही सेम ट्रांजेक्शन में जो चीज़ें घटी हुई हैं उनका आप एविडेंस क्या कर सकते हैं, कोर्ट में दे सकते हैं। इसका देखिएगा इस सेक्शन में क्या लिखा हुआ है, फैक्ट विच दो नॉट इन इशू, यानी कि भले ही कोई ऐसा फैक्ट जो कि फैक्ट इन इशू में नहीं है, आर सो कनेक्टेड विद द फैक्ट इन इशू, लेकिन वो क्या है कि फैक्ट इन इशू से क्या है, कनेक्ट है, बहुत ज़्यादा कनेक्ट है। आर रिलेवेंट फैक्ट यानी फैक्ट से कनेक्ट है, बहुत ज़्यादा रिलेवेंट है। एज टू फॉर्म पार्ट ऑफ द सेम ट्रांजेक्शन, है कि सेम ट्रांजेक्शन में कोई घटना क्या हुई है, घटी हुई है। ठीक है, एक के बाद एक ऐसे घटना घटी हुई है। रेलिवेंट वेदर दे ऑकर्ड सेम टाइम प्लेस और डिफरेंट टाइम प्लेसेस, यानी कि एक ही टाइम पे अगर
कई सारी चीज़ें घटित हुई हैं, तो उनका एविडेंस क्या हो सकता है आप दे सकते हैं। इसको अभी आप ऐसे पढ़े, अभी हम इलस्ट्रेशन देखेंगे तो आपको चीज़ें क्लियर हो जाएंगी कि ये सेक्शन 4 आखिर बात करता है। सेक्शन 4 जो होता है इसको हम लोग एक डॉक्ट्रिन है रेस जैसे, इसको भी कहते हैं रेस जैसे डॉक्ट्रिन ऑफ सेक्शन 4 को क्या कहते हैं कि रेस रेस जैसे, यानी कि रेस जैसे का डॉक्ट्रिन जो होता है ये भी आप याद रखेंगे। तो जो पार्ट फार्म ऑफ सेम ट्रांजेक्शन मतलब डॉक्ट्रिन ऑफ रेस जैसे कहते हैं, यानी कि कोई घटना सेम ट्रांजेक्शन में घटी हुई है। जैसे कि अब इसको आप एक एग्जांपल अगर हम आपको दें वैसे ही, उसके बाद हम इलस्ट्रेशन की बात करेंगे। मान लीजिए ए है, ठीक है, और ए क्या है, बी है, ठीक है। ए के ऊपर क्या चार्ज है कि ए ने बी की हत्या की है उसके घर में घुस के, ठीक है। उसके घर में ए के ऊपर चार्ज है कि ए ने बी के घर में घुस के क्या किया है, बी को मारा है, यानी कि बी की हत्या की है, ठीक है। अब देखिए सेम ट्रांजैक्शन की बात अब कैसे शुरू होती है। देखिए एक तो फैक्ट इशू है कि ए ने बी की हत्या की है, लेकिन घर में घुस कर जैसे ए ने मारा है, तो घर में घुसा कैसे है ये भी एक इम्पॉर्टेंट है। किस तरीके से, किस रास्ते से घर में गया है, सामने वाले रास्ते से गया है कि बैक साइड के रास्ते से गया है जो कभी अलाउ नहीं होता उसको तोड़ कर गया है। ये सारे चार्जेस उसके ऊपर लगाए जाएंगे कि हाउस ब्रेकिंग किया है तो उसका भी चार्ज उसके ऊपर फ्रेम होगा, मान लीजिए। और क्या होगा, और वो मान लीजिए कि हाउस ब्रेकिंग बाय नाइट किया है तो वो भी चार्ज। साथ ही साथ जैसे उसने हथियार का ऐसे प्रयोग करके मान लीजिए बी का मर्डर किया है। ये सारी घटनाएं क्या है, सेम टाइम में घट रही हैं। जैसे कि जब घुसा घर में, हाउस ब्रेकिंग किया, जिससे जब चार्ज किसी ऊपर ऊपर लगता है, अभी हम लोग जब बीएसएस में पढ़ेंगे तो आप लोगों को चार्ज के बारे में अच्छे से बताएंगे। देखिए चार्ज क्या होता है, किसी के ऊपर जरूर नहीं कि मर्डर किया है तो केवल मर्डर का चार्ज लगता है, मर्डर का नहीं लगता है। मर्डर का तो लगता ही लगता है, उसके साथ साथ जैसे होता है कि उसने हाथापाई की है, मारपीट किया है, या घर तोड़ के अंदर घुसा है, या चोरी, मान लीजिए घर रात में घुसा है सीधा, तो मतलब चोरी करने के इरादे से मान लीजिए घुसा हुआ था। तो इस चीज़ में क्या, ये सब क्या है, पार्ट फार्मिंग ऑफ सेम ट्रांजेक्शन। सेम ट्रांजेक्शन मतलब एक तो मतलब कि हत्या का तो चार्ज लगा ही है, लेकिन हत्या करने के लिए जिन साधनों का उसने प्रयोग किया, जिस तरीके से एंट्री किया है घर में, उन सारी चीज़ों का जो है घटनाएं क्या हुई हैं सेम टाइम में। जिस टाइम मर्डर हुआ उस टाइम ए जो है प्रेजेंट था बी के रूम में, बी की हत्या उसी ने की है, उसी ने आवाज़ सुनी होगी। ये सब क्या है, पार्ट फार्मिंग ऑफ सेम ट्रांजेक्शन। इसका अगर हम लोग एक एग्जाम्पल मतलब वो देखते हैं इलस्ट्रेशन में क्या दिया हुआ है, तो इलस्ट्रेशन देखेंगे जैसे कि जैसे मेन फैक्ट इसमें कि डिड ए मर्डरर पर्सन बी, यानी कि पर्सन बी का मर्डरर है ए, चार्ज है। अब देखिए फैक्ट रिलेवेंट कहते हैं हु वाज सेड ड्यूरिंग द बीटिंग, यानी कि मान लीजिए बाई स्टैंडर मतलब होता है जो दर्शक हैं उसने शूटिंग की किसी ने आवाज़ सुनी है कि मान लीजिए कि ए चिल्ला रहा था कि स्टॉप इट यू आर किलिंग, मतलब कि किसी ने उसको बोला था कि स्टॉप यू आर किलिंग, उसको मार रहे हो तुम। किसी पर्सन ने बी के कराहने की आवाज़ सुनी है, हेल्प ए मुझे मार रहा है। ये सब क्या है, रिलेवेंट है, सेम ट्रांजेक्शन में चीज़ें घटना, क्योंकि जब किसी को चोट लगेगी सीधी बात है चिल्लाएगा। ऐसा नहीं किसी को आप गोली मार दोगे सीधा चुपचाप बैठ रहेगा। कभी कभी होता क्या है कि आप बहुत जो क्रिमिनल लोग होते हैं वो बहुत सटीक तरीके से मान लो ब्रेन वगैरह मारते हैं कि आदमी को चिल्लाने का भी मौका नहीं मिलता। लेकिन अगर आप किसी को मारने जाओगे, मान लीजिए उसके घर में घुस के, तो वो ऐसा नहीं तो कोशिश तो करेगा ही अपने बचाने की, तो कोई चिल्लाने की आवाज़ सुनेगा। ये सारी चीज़ क्या है, रिलेवेंट हो रही है, इस सेम ट्रांजेक्शन में चीज़ें घट रही हैं। एक्शन शॉर्टली बिफोर द बीटिंग, यानी कि बीटिंग से पहले क्या उसका वो था, मतलब कि बी, मान लीजिए कि द फैक्ट दैट शॉर्टली बिफोर द इंसिडेंट, उसके एक्ट घटने से पहले मान लीजिए क्यों इसके ऐसा घटना जो घटी हुई है इस ट्रांजेक्शन में, मान लीजिए बी को देखा गया कि वो किसी मेले में पैसे दिखाते हुए जा रहा था, मतलब ऐसा मोटिव था कि वो क्या कर रहा है, जिसे रॉबरी जिसे करके भगा हुआ हो। तो ऐसा भी हो सकता है कि उससे पैसे छीनने की वजह से किसी ने उसको देखा था कि हाँ साहब ये मेले में जाते वक्त पैसे लेके जा रहा था, हो सकता है इसका पैसा लूटने के इरादे से ए ने इसके ऊपर हमला किया हो। ये सब चीज़ें क्या है, सेम ट्रांजेक्शन में घट रही हैं, क्योंकि मान लो ए को किसी व्यक्ति ने देखा कि मेले में जाते हुए पैसा हाथ में लेके दिखाते हुए जा रहा था, तो इससे क्या अब देखोगे, मान लीजिए अब बी की हत्या अगर ए ने की है तो हो सकता है ए उससे पैसे छीनने की कोशिश कर रहा हो। ये क्या है, सेम ट्रांजेक्शन वाली चीज़ घट रही है, ये रिलेवेंट फैक्ट है।
इसके बारे में क्या कर सकते हैं आप कोर्ट में एविडेंस दे सकते हैं। जिसने देखा है, जिसने सुना है, ये सारे लोग क्या हो सकते हैं, विटनेस हो सकते हैं और जाके वहाँ पे क्या कर सकते हैं, कोर्ट में एविडेंस दे सकते हैं। यानी कि पहली चीज़ हमने पढ़ा, देखिए सेक्शन 3 क्या कहता है कि आप जो है केवल रेलेवेंट फैक्ट और फैक्ट इशू का एविडेंस कोर्ट में दे सकते हैं, ठीक है। और सेक्शन 4 बताता है कि जो चीज़ें सेम ट्रांजेक्शन में घटी हैं, यानी कि रेलेवेंसी फैक्ट फार्मिंग पार्ट ऑफ सेम, जितनी भी चीज़ें किसी एक्ट के होने की सेम ट्रांजेक्शन में घटी हुई हैं, उन घटनाओं के बारे में भी आप कर सकते हैं, एविडेंस दे सकते हैं, ठीक है। सेक्शन 4 हो गया। सेक्शन 5 बात करता है, सेक्शन 5 जो बात करता है वो फैक्ट विच आर ओकेजन कॉज आर इफेक्ट फैक्ट एंड इशू आर रेलेवेंट, यानी कि अब देखिए ये बात का क्या आ गई, ओकेजन, काज, इफेक्ट, यानी कि जैसे कोई घटना घटती है कि मान लीजिए कोई व्यक्ति किसी का मर्डर करता है, तो ऐसा है नहीं कि सारे लोग आएगा ऐसे सीधा किसी को जाएगा कोई व्यक्ति मार देगा। हर व्यक्ति मौका ढूंढता है कि किस टाइम पे, मान लीजिए कोई व्यक्ति, मान लीजिए कि नाइट ड्यूटी करने वाला कोई व्यक्ति है, मान लीजिए आप समझिए, मान लीजिए ए है और ये बी है। बी मान लीजिए किसी कंपनी में जॉब करता है, जॉब, और जो बी की ड्यूटी है वो कुछ दिन क्या रहती है, मॉर्निंग शिफ्ट रहती है, यानी कि 9 से 5 ड्यूटी करता है एक हफ्ते वो रात में ड्यूटी करता है 10 से सुबह 5 तक, ठीक है। तो अब मान लीजिए कोई व्यक्ति ए है, इसने बी का मर्डर करने का प्लान बनाया कि बी की हत्या करनी है, और रीजन कुछ भी हो सकता है उसको मर्डर करने का। तो क्या ऐसा तो है नहीं कि ऐसे ही बी को मारने के लिए क्या होगा, अ, मौका तलाशेगा। मान लीजिए कि डेली फॉलो करता है कि बी कितने बजे ऑफिस जाता है, किस टाइम से, मान लीजिए किसी, मान लीजिए उसको जानकारी तो नहीं बी कहाँ काम करता है। ए मान लीजिए किसी व्यक्ति से, गांव के किसी व्यक्ति पूछता है कि भाई ये बी साहब कितने बजे जाते हैं, कितने बजे आते हैं। मान लो कोई व्यक्ति होगा तो वो जानकारी दिया कि यार ये इनकी अभी तक डे ड्यूटी है एक हफ्ते की, अगले हफ्ते से इनकी नाइट शिफ्ट है, तो ये 10 से 5 ये करते हैं ड्यूटी, तो रात में ही कुल मिला के इनका आना जाना रहता है। तो अगर ए ने किसी व्यक्ति से ये चीज़ पूछा है, और आज मान लो उसने पूछा, उसने बताया कि कल अगला हफ्ता स्टार्ट हो रहा है, कल बी भाई साहब रात में ही जाएंगे 10 बजे, और उसी रात बी का मर्डर हो जाता है, उसी रात बी का क्या हो जाता है, मर्डर हो जाता है। तो जिस व्यक्ति से ए ने पूछा था, अगर मान लीजिए जब पुलिस इन्वेस्टिगेशन के दौरान आएगी, उससे पूछेगी कि भाई हाँ तुम बताओ कि मतलब पूछताछ करी, कोई व्यक्ति वगैरह किसी ने इनके बारे में कोई जानकारी, जिस व्यक्ति से, मान लीजिए व्यक्ति सी है, सी से मान लो ये ने पूछा, सी बताएगा नहीं कि हाँ साहब ये हमसे पूछे थे कि इसकी नाइट ड्यूटी क्या कब है। तो इसका मतलब क्या है, एक ओकेजन, ए के पास अवसर था, इस सी के बताने के बाद एक को अवसर मिला कि हाँ वो बी की हत्या कब कर सकता है, रात में कर सकता है, दिन में क्योंकि उसकी ड्यूटी नाइट शिफ्ट है। और देखिए कोई भी जब केस घटता है, इसमें एक बहुत ही इम्पोर्टेंट, एक बहुत लैंडमार्क केस भी था शायद, आर वर्सेज रिचर्डसन, ऐसे कोई कुछ उसका नाम था। उस केस का आप लोग देख लीजिएगा, आर वर्सेज रिचर्डसन का शायद केस था। उसमें क्या हुआ था, यही एक मतलब लड़की की हत्या होती है, उस जब उसकी हत्या उस टाइम पे होती है, उस दिन जैसे घर में वो क्या करती है, अकेली रहती है, उसके परिवार के लोग कहीं गए हुए रहते हैं, तो इसका अवसर उठा के कोई व्यक्ति अवसर पाके उसका मर्डर किया हुआ रहता है। तो ये चीज़ें क्या है, ये चीज़ें रिलेवेंट हैं, और इन चीज़ों के बारे में आप क्या सकते हैं, कोर्ट में एविडेंस दे सकते हैं। यानी कि जो चीज़ें फैक्ट से रेलेवेंट फैक्ट से जुड़ी हुई होती हैं, उनके बारे में आप कोर्ट में क्या कर सकते हैं, एविडेंस दे सकते हैं। क्योंकि अगर हम लोग देखें कि एग्जाम्पल एक हम लोग समझते हैं, तब आपको समझ जाएगा ओकेजन काज इफेक्ट क्या होता है। देखिए मान लीजिए ए ने कोई कार चुराई, फैक्ट इशू क्या है, वेदर पर्सन ए स्टोलन द कार, ए के ऊपर आरोप जो लगता है वो मेनली फैक्ट इशू होता है कि क्या ए के द्वारा कोई कार चुराई गई है। ओकेजन देखिए अवसर कैसे मिला कि एक पर्सन बी है, वो देखा गया कि उसने अपनी की को कार में छोड़ के, मतलब अनलॉक ही उसको छोड़कर क्या कर गया था, चला गया था। तो ये क्या है, एक तरीके से ए को अपॉर्चुनिटी मिल गई, ओकेजन मिल गया। तो ओकेजन का मतलब होता है कि बी के द्वारा अनलॉक हुई कार को छोड़ के जाना क्या है, एक अपॉर्चुनिटी है ए को चुराने की, ये क्या है, ओकेजन है। काज क्या हुआ, पर्सन ए मतलब एक व्यक्ति के साथ आर्ग्यू करते हुए देखा गया था कि विद पर्सन बी अबाउट द मनी जस्ट बिफोर कार डिसिपेयर्ड,
यानी कि जब कार जिस टाइम पे गायब हुई उससे थोड़ी देर पहले ए बी के साथ कुछ मनी को लेकर यानी पैसे को लेकर आर्ग्यू करते हुए दिखा गया। ये क्या है, काज है। उस टाइम पे मौका मिला कि बी का ध्यान भटका दिया उसने, कि जिस टाइम उसकी कार चोरी कर हो गई। इफेक्ट क्या हुआ, पर्सन वाज फाउंड ट्राइंग टू सेल अ कार मैचिंग सेम तरीके की एक कार किसी व्यक्ति ने देखा है कि ए जो है उसको क्या कर रहा था, सेम डिस्क्रिप्शन के साथ बताते हुए क्या कर रहा था, उसको किसी और अन्य फाउंड टू ट्राई सेल करने की बात कर रहा था उसी सेम तरीका। इसका मतलब क्या हुआ कि जिस टाइम बी ने अनलॉक कार छोड़ी उसी टाइम ए ने बी से बातचीत करते हुए, उसके पहले भी ए देखा गया था कि उसने किसी से कार बेचने की बात कर रहा था और उसी टाइम उसने क्या किया, उस कार को सेल कर दिया। इसका मतलब ये चीज़ क्या है, ओकेजन इफेक्ट उसका क्या हुआ कि वो कार जो है ए ने क्या कर ली, में एक तरीके से मिसलीड करके उसे क्या कर दिया, उसको बेच दिया। यानी कि बी की कार को ए ने चुरा दी, क्योंकि उसके पास मौका मिला। ओकेजन क्या था कि उसने अनलॉक कार छोड़ दी वहाँ पे, और दूसरा काज कारण दिखा मनी के लिए कुछ कुछ बहस हुई, उसी टाइम बीच में कार गायब हो गई। और कुछ दिन देर पहले पाया भी गया था कि वो सेम उसी तरीके की कार को बेचने के लिए क्या क्या कर रहा था, वो एक तरीके से वो बहस भी कर रहा था कि हाँ ये कार को है बेचना है। ठीक है, देखिए इसमें क्या होता है आर वर्चुअल रिचर्डसन का केस आप लोग पढ़ेंगे तो उसमें जो मर्डर वाला हमने आपको बता दिया, क्योंकि जब कोई व्यक्ति कोई क्राइम करता है तो वो अवसर तलाशता है उसका। ऐसे नहीं कोई व्यक्ति कहीं भी किसी का भी मर्डर कर देता है, तो जिन जिन चीज़ अवसर तलाशता है, जब मौका पाता है, ये सारी चीज़ें क्या हैं, रिलेवेंट होती हैं। और जो जो चीज़ें रिलेवेंट होती हैं उन चीज़ों के बारे में आप क्या करते हैं, कोर्ट में एविडेंस दे सकते हैं। ठीक है, अगला हमारा जो अब आप समझ गए होंगे पार्ट फार्मिंग ऑफ सेम ट्रांजेक्शन। ट्रांजेक्शन समझ गए, फैक्ट, ओकेजन, काज। ओकेजन मतलब एक तरीके से आप अपॉर्चुनिटी दे रहे हो क्राइम करने किसी व्यक्ति को। आप घर ने क्या किया, अपॉर्चुनिटी पा किसी ने किसी व्यक्ति का मर्डर किया है। ये सारी चीज़ें क्या है, रिलेवेंट है, और जो जो चीज़ें रिलेवेंट है उनका आप क्या कर सकते हो, कोर्ट में एविडेंस दे सकते हैं। ठीक है, अगला हमारा जो सेक्शन है सेक्शन 6। सेक्शन 6 बात करता है मोटिव, प्रिपरेशन, प्रीवियस एंड सब्सिक्वेंट कंडक्ट। देखिए प्रीवियस और सब्सिक्वेंट कंडक्ट का क्या मतलब होता है, देखिए देखिए हम बात कर रहे हैं किसकी, रेलेवेंसी ऑफ फैक्ट के बारे में। सेक्शन 3 क्या बताया कि क्या क्या चीज़ें आप फैक्ट नहीं और रेलेवेंट फैक्ट का ही क्या कर सकते हो, एविडेंस दे सकते हो। दूसरा है किसका है, अब रेलेवेंसी कौन कौन सी कौन किस तरीके से हो सकती है, रेलेवेंसी हो सकती है एक्ट जितने भी पार्ट फार्मिंग ऑफ सेम ट्रांजेक्शन में घटी हुई घटनाएं क्या है, रेलेवेंट है। दूसरा हमने सेक्शन 5 पढ़ा कि ओकेजन, काज, इफेक्ट, किसी को जो मौका, किसी ने मौका तलाश कर किसी का मर्डर किया, ये सब क्या है, रेलेवेंट है, इसके बारे में एविडेंस। तीसरा जो हमारा सेक्शन 6 बात करता है वो मोटिव के बारे में बताता है, मोटिव, प्रिपरेशन और प्रीवियस और सब्सिक्वेंट कंडक्ट। यानी कि जब कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति का मर्डर करता है, ठीक है, तो क्या होता है कि वो, इसको एक आप इलस्ट्रेशन देखिए। मान लीजिए कि जैसे ए है ए है, ए क्या करता है, बी को मर्डर करने का क्या करता है, ट्राइड फॉर मर्डर बी, ए ट्राइड फॉर मर्डर ऑफ बी, दैट फैक्ट ए murdered C, that B knew that A murdered C and that tried to extort money from A by cheating, make like noise public। देखिए मान लीजिए कि A क्या करता है, A B की हत्या करने का प्रयास करता है, B की क्या करता है, ट्राई करता है मर्डर करने का। ठीक है, मान लीजिए कि ये एक कोर्ट में केस चल रहा है, ट्रायल चल रहा है कि ए का ट्रायल हो रहा है बी के मर्डर के लिए, और फैक्ट क्या है कि ए जो है वो मर्डरर है किसका, सी का। लेकिन जो बी है, बी वो इस बात को जानता है कि ए ने जैसे मान लीजिए, इसको हटाइए, पहले स्टार्टिंग से देखिए। मान लीजिए एक व्यक्ति ए है, ये बी है और ये सी है। ए के ऊपर केस चल रहा है कि ए ने सी की हत्या की है, ठीक है। लेकिन ए ने सी की हत्या की है, इस बात को क्या करता है, ये बी जो है इस बात को जानता है। बी जो है, बी ने ए की हत्या करते हुए, बी ने मतलब ए को देखा है सी का मर्डर करते हुए, और बी क्या करता है, धमकी देता है ए को कि अगर तुमने मतलब मुझको ये पैसे नहीं दिए, मतलब कुछ पैसे नहीं, तो मैं ये जानकारी पब्लिक कर दूंगा कि तुमने ही सी की हत्या की है। ये क्या है, एक तरीके से ये क्या है, ये मोटिव है। ये जो बी
ए के जो हत्या का केस चल रहा है, तो बी का क्या है मोटिव है, ए को धमकाने का, ए को जो धमका रहा है ये चीज़ें क्या है रिलेवेंट है, और इसके बारे में ये आप कर सकते हो, इसको एविडेंस जो है कोर्ट में वो प्रोड्यूस कर। अगर कोई व्यक्ति ऐसा है जो जानता है कि बी के वजह, बी जो है इस बात को जानता है कि ए ने हत्या की है, अगर कोई इन चीज़ों को ऑब्जर्व कर रहा है, तो वो क्या है तथ्य सब तो क्या है एक तरीके से रेलेवेंट है, और इनका एविडेंस कोर्ट में क्या किया जा सकता है, दिया जा सकता है। ठीक है, अगला हम बात करें प्रिपरेशन की। प्रिपरेशन क्या होती है, देखिए मान लीजिए प्रिपरेशन, देखिए प्रिपरेशन, मान लीजिए ए है और ये क्या है बी है। ए क्या करता है बी की हत्या के लिए, मतलब इसका विचारण जो है वो कोर्ट में चलता है, लेकिन मान लीजिए ए जो है बी की हत्या करने का प्रयास करता है, और बाई किससे, पॉइजन से, जहर देकर उसकी हत्या जो है वो करता है। द फैक्ट दैट बिफोर, जैसे ए बी को हत्या करने की प्रयास करता है, उसको क्या होता है जहर देता है, कि धीरे धीरे, मतलब एक बैग नहीं देता है उसको। मान लीजिए वो प्रिजन है, तो वो मान लीजिए जेल में बंद है, तो उसमें उसके खाने के साथ थोड़ा थोड़ा उसको जहर दे रहा है। एक तरीके से एक तरीके से बी को जो थोड़ा थोड़ा जहर ए के द्वारा दिया जा रहा है, क्या है प्रिपरेशन है, क्योंकि एक दिन आज मर्डर नहीं होगा तो कल तो जरूर वो मर जाएगा जहर खा के, लेकिन अभी से ही प्लानिंग चल रही है, धीरे धीरे उसको थोड़ा थोड़ा करके अगर जहर दे रहा है, तो क्या कर रहा है प्रिपरेशन है एक तरीके से, कि वो एक ही जब ट्रायल चलेगा बी को मर्डर करने का, और जब वो विचार किया गया तो कि खा की मृत्यु जो है जैसे भी, मतलब कि जहर खाने से हुई है, ये क्या है रिलेवेंट है, क्योंकि पॉइजन सिमिलर टू ए प्रोक्योर्ड पॉइजन सिमिलर दैट विच वाज एडमिनिस्टर्ड टू बी, यानी कि जो बी की मृत्यु का कारण जहर था और वो जहर ए के द्वारा दिया गया था, ये चीज़ें क्या हैं रिलेवेंट, क्योंकि बी ए ही मान लीजिए उसकी देखभाल करने के लिए अपॉइंट है, बी की देखभाल ए कर रहा है, और बी की मृत्यु जहर से हो रही है, तो ये चीज़ें क्या है, क्योंकि थोड़ा थोड़ा करके जहर अगर उसने दिया है, तो एक तरीके से प्रिपरेशन पूरी करने के साथ उसने मर्डर किया है, तो उसका चार्ज उसके ऊपर लगेगा, तो ये चीज़ें क्या होंगी रेलेवेंट होगी, और इसका जो एविडेंस है कोर्ट में वो दिया जा सकता है। ठीक है, अब बात आती है कंडक्ट। कंडक्ट क्या होता है, कंडक्ट देखिए, कंडक्ट का मतलब होता है किसी व्यक्ति का दिमाग दिमाग की स्थिति, उसकी बॉडी लैंग्वेज, समझ रहे हैं, उसकी बॉडी, उसका कंडक्ट कैसा है कोई कार्य करने के लिए। देखिए जब कोई व्यक्ति मान लीजिए कोई जिसे मर्डर करता है, तो थोड़ा क्या होता है, वो जब मान लीजिए मर्डर करके आए हो तुम कहीं से, मान लो तुम क्या कोई और व्यक्ति, मान लीजिए पर्सन ए है, वो मर्डर करके आया कहीं, अगर वो मान लीजिए किसी मार्केट में आएगा, खड़ा होगा, बातचीत किसी से करेगा, तो वो क्या होगा, थोड़ा बहुत उसके अंदर डर होगा, थोड़ा बहुत घबराया हुआ होगा, तो उसके बात करने का तरीका, उसकी बॉडी लैंग्वेज, उसका सब्सिक्वेंट कंडक्ट, ये सारी चीज़ें क्या होंगी रेलेवेंट होंगी, कि उसने क्राइम करने से पहले क्या हुआ, क्या किया, कैसा व्यवस्था, साक्ष्य को हटाने के लिए मान लो कुछ प्रयोग किया होगा, साक्ष्य को नष्ट किया होगा, छिपाया होगा, ये सारी चीज़ें क्या हैं रिलेवेंट हैं। अगर कहीं पे भी कोई भी चीज़ें पाई जाती हैं कि उसने ऐसा कुछ प्रयास किया था, तो मान लीजिए हत्या करने के बाद उसने लाश को फेंकने की कोशिश किया, बोरे में भरने की कोशिश की, ये सब क्या है उसकी कंडक्ट है, और ये चीज़ें क्या है रिलेवेंट है। अगर कहीं वो फाउंड होता है, कोई व्यक्ति उसको देखता है बोरा ले जाते हुए या कार से जाते हुए, उसको देखता है कि रात में इतने बजे घर से निकले थे, तो ये सब चीज़ें क्या हैं रिलेवेंट हैं। जिस दिन वो रात में इतने बजे निकले, उस दिन उसका मर्डर हुआ, उस दिन तालाब में एक मान लीजिए कोई चीज़ पाई जाती है, कोई बॉडी पाई जाती है, तो ये सारी चीज़ें क्या होती हैं रेलेवेंट होती हैं। ठीक है, तो सेक्शन 6 तक हम लोग आज देखते हैं, बाकी हम लोग अब मिले नेक्स्ट वीडियो, हम लोग सेक्शन 7, 8, 9 इन सब पर धीरे धीरे, क्योंकि देखिए बहुत ज़्यादा हम लोग अब जब एक साथ कई सारे सेक्शन पढ़ेंगे तो हमको याद नहीं हो पाएगा, हमको याद भी करके रहना है। जैसे अभी हमने 3-4 सेक्शन पढ़ा, इसको फटाफट अगर आप रिवाइज करेंगे, तो सेक्शन 3 बात करता है कि आप एविडेंस कर सकते हैं, फैक्ट इन इशू और रेलेवेंट फैक्ट कर सकते हैं। रेलेवेंट फैक्ट कौन कौन से, जो पार्ट फार्मिंग सेम ट्रांजेक्शन में कोई घटना घटी, वो सब क्या है रेलेवेंट है। सेक्शन 5 बात करता है कि
फैक्ट विच आर काज ओकेजन काज इफेक्ट जो दिखाता है, शो करता है कि जो ये चीज़ें दिखाती है, ओकेजन दिखा रहा है, काज दिखा रहा है, इफेक्ट दिखा रहा है, ये सब क्या है, रेलेवेंट है। सेक्शन 6 बात करता है कि मोटिव, प्रिपरेशन, प्रीवियस और सब्सिक्वेंट कंडक्ट किसी व्यक्ति का कैसा रहता है, ये सब क्या है, रेलेवेंट होते हैं। और सेक्शन 6 का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट केस है, उसको भी अगर आप देखेंगे तो क्वीन वर्सेज अब्दुल्ला का एक केस था, इसको आप लोग देख लीजिएगा। एक इस केस में भी ये मोटिव, प्रिपरेशन, प्रीवियस और सब्सिक्वेंट कंडक्ट के बारे में भी बताया गया है, तो उसको भी आप देख सकते हैं। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। बाकी बाकी आपको लोगों को वीडियो हमारी कैसी लगती है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और चीज़ें समझ आ रही हैं तो अगर आपको अच्छा लग रहा है तो कमेंट बॉक्स में अपनी फीलिंग को आप लिख सकते हैं। बाकी कोई अन्य टॉपिक से रिलेटेड आप अगर वीडियो चाहते हैं तो उसके बारे में कमेंट बॉक्स बताइएगा, तो हम लोग बना देंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है।